कभी ये सोचा है कि कबीर के दोहे या फिर तुलसीदास की चौपाइयाँ हमें इतनी आसानी से याद कैसे हो जाती हैं? मतलब उनमें ऐसा क्या है? वो जो एक लय है, एक रिदम है, वो आती कहाँ से है? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उसी रहस्य को खोलने वाले हैं, जिसे कहते हैं छंद। और ये सिर्फ कोई नियम कानून नहीं है, ये तो कविता की धड़कन है, उसकी जान है। तो चलिए इसी शक्तिशाली कहावत के साथ शुरू करते हैं। देखिए, अगर रस यानी जो भाव है, जो इमोशन है, अगर वो कविता की आत्मा है, तो फिर छंद वो शरीर है जो उस आत्मा को संभालता है, उसे एक शक्ल देता है। मतलब साफ है, बिना छंद के कविता का जो भाव है वो अधूरा सा, बिखरा हुआ सा लगता है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, ये रहा उसका एक छोटा सा नक्शा। हम देखेंगे कि कैसे छंद ने समय के साथ अपना रूप और हाँ, अपना मकसद भी बदला। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मध्यकालीन हिंदी कविता में छंद कोई सजावट की चीज नहीं थी। नहीं, ये तो उस कविता के अनुशासन, उसकी अभिव्यक्ति और उसकी पूरी परंपरा की, आप कह सकते हैं, नींव था। देखिए, छंद का सबसे बड़ा कमाल ये था कि इसने एक पुल का काम किया। एक तरफ थी विद्वानों की, पंडितों की वो भारी भरकम संस्कृत परंपरा, और दूसरी तरफ थी आम लोगों की बोली, उनकी सरल सहज भाषा। तो छंद ने इन दोनों को मिला दिया। ये शास्त्र और लोक यानी ज्ञान और जन के बीच एक ब्रिज बन गया, जिसने कविता को हर एक इंसान तक पहुंचा दी। अच्छा, अब जरा ये समझते हैं कि ये छंद आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। इसकी बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मजेदार बात तो यह है कि छंद शब्द की जड़ में ही इसका सारा राज छुपा है। ये बना है संस्कृत की छद्म धातु से, जिसके दो मतलब हैं, एक खुशी देना और दूसरा किसी चीज को नियम में बांधना। तो मतलब क्या हुआ? एक ऐसी बंधी हुई संगीतमय बनावट जो सुनने वाले को आनंद दे। और मोटे तौर पर ये दो तरह का होता है। एक है वार्णिक छंद, जो वर्णों या कह लीजिए अक्षरों की गिनती पर चलता है, जैसा कि संस्कृत में ज्यादातर होता है। और दूसरा और सबसे जरूरी वो है मात्रिक छंद। ये मात्राओं पर आधारित है, मतलब वाउल साउंड कितना लंबा या छोटा है उस पर। और सच पूछिए तो हिंदी कविता की असली आत्मा इसी मात्रिक छंद में बसती है। चलिए अब चलते हैं भक्ति काल की ओर, वो दौर जब छंद का इस्तेमाल भक्ति और गहरे आध्यात्मिक विचारों को आवाज देने के लिए हुआ। भक्ति काल में एक बात बिल्कुल साफ थी, काव्य का रूप कभी भी भक्ति के संदेश से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ छंद एक जरिया था, मंजिल नहीं। असली मकसद था दिल से निकली हुई एकदम सरल और सच्ची बात कहना। इस दौर के कवियों ने अपने बात और अपने भाव के हिसाब से छंद चुने। जैसे कबीर को अपनी सीधी, तीखी और गहरी बात कहनी थी, तो उन्होंने दोहा चुना, जिसमें कम शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सके। तुलसीदास जी को राम कथा सुनानी थी, एक कहानी कहनी थी, तो उन्होंने बहती हुई नदी जैसी चौपाई का इस्तेमाल किया। और सूरदास, उनको तो कृष्ण भक्ति में डूबे गीत गाने थे, तो उन्होंने पद को अपनाया। ये दिखाता है कि उस दौर के कवि कितने समझदार थे। उन्होंने अपनी कविता के मिजाज के हिसाब से छंद को चुना। अगर कोई उपदेश देना है तो दोहा सबसे अच्छा है, कहानी सुनानी है तो चौपाई से बेहतर कुछ नहीं, और अगर वीरता दिखानी हो, जोश भरना हो, तो छप्पई जैसा छंद इस्तेमाल होता था। अब आता है अगला दौर, रीतिकाल, और यहां आकर छंद का मकसद एक बिल्कुल नाटकीय मोड़ ले लेता है। इस दौर में एक कवि कितना बड़ा है, ये इस बात से तय होने लगा कि वो कितने मुश्किल, कितने पेचीदा छंदों को संभाल सकता है। मतलब छंद अब सिर्फ कविता का हिस्सा नहीं रहा, वो तो कवि की विद्वता का, उसकी काबिलियत का सबूत बन गया था। तो यहाँ हमें सवैया और कवित जैसे मुश्किल और सजावटी छंद देखने को मिलते हैं। क्यों? ताकि कवि अपना कलात्मक कौशल और भाषा पर अपनी पकड़ दिखा सके। यहाँ तक कि सीधे साधे दोहे को भी बिहारी जैसे कवियों ने कला की उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जहाँ दो छोटी छोटी पंक्तियों में मानो गागर में सागर भर दिया जाता था। तो ये स्लाइड भक्तिकाल और रीतिकाल के बीच का जो फर्क है उसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक दौर में छंद दिल की आवाज था, भाव को व्यक्त करने का जरिया था, और दूसरे दौर में वो दिमाग का एक कलात्मक खेल बन गया, काव्य कौशल दिखाने का एक तरीका। तो सवाल यह है कि भाव से कौशल तक की इस लंबी यात्रा का हिंदी कविता पर आखिर क्या और कितना गहरा असर पड़ा? इसकी विरासत क्या है? देखिए, इसकी विरासत बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। छंद ने हिंदी कविता को एक शास्त्रीय रूप दिया, एक अनुशासन दिया। उसमें ऐसा संगीत घोला कि वो हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गया।
इसने कविता को ऐसा बना दिया जिसे आसानी से याद रखा जा सके, जिसे गाया जा सके, और शायद इसीलिए आज भी वो कविताएं हमारे बीच जिंदा हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि लय और मीटर की ये सदियों पुरानी परंपरा आज की कविता को, जिसे हम आज पढ़ते और सुनते हैं, उसे किस तरह से प्रभावित करती है। आज के दौर की कविता में उस लय का क्या महत्व है,